ओर से नमस्कार और शुभकामनाएं विवेकानंद की 150वीं जन्मतिथि के लिए भी और युवा दिवस के लिए। क्योंकि वेदांत पर जितना कुछ कहा जा सकता था उसमें अधिकांश इतने कम समय में वो प्रसिद्ध साहब ने कह दिया। तो और समय भी अब थोड़ा सा ही मेरे से बचा होगा मेरे पास बोलने के लिए, कम समय होगा। तो मेरा रुझान है कि हम लोग थोड़ा युवा दिवस इस पर कुछ बात कर लें और भाषण के अपेक्षा मुझे लगता है थोड़ी सी वार्ता करना ज़्यादा अच्छा होगा आप सबके लिए, क्योंकि बहुत लोग सोने की मुद्रा में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा होगा कि हम थोड़ी सी बात करें। तो पहला तो इससे पहले कि आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि युवा दिवस आज आप मना रहे हैं, तो युवा होता कौन है, किसको आप युवा कहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो युवा हैं? वो हाथ उठा के बता रहे बहुत थोड़े से हाथ उठे हैं। शक्ल से मुझे उम्मीद थी कि तभी हाथ उठाएंगे। आपसे बेहतर 180 वर्ष पहले गालिब था जो कहता है वो हाथ को जुम्बिश के लिए आंखों में तो दम है, रहने दो सागरों मीना मेरे आगे। युवा वो होता है जिसमें जोश होता है। जोश के मानी ये नहीं कि सिर्फ एंथ्यू, उत्साह या एक्साइटमेंट। जोश के मानी बदलाव की ताकत, परिवर्तन का साहस, क्रांति करने की क्षमता। मैं शायद अपनी बात को खत्म करते समय दोबारा आपसे फिर कहूंगा हाथ उठाने के लिए। मुझे उम्मीद होगी या तो कुछ ज्यादा हाथ उठेंगे या कम उठेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिस महान व्यक्ति के तस्वीर के सामने आप सब खड़े हैं, कुछ मन से कुछ बेमन से, लेकिन जिस तरह भी आप जिस महान व्यक्ति की तस्वीर के सामने खड़े हैं, उस व्यक्ति को 150 साल के बाद आप इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने युवा होने का परिचय पूरे विश्व को दिया। उसने अपने यौवन को चरितार्थ किया, जीवित किया। आपके पूरे जीवन में सिर्फ 25% का समय होता है यौवन का, युवा अवस्था का। 100% में से सिर्फ 25%, और आप अपने पूरे जीवन में कभी और कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय उस 25%। वही बड़ा कीमती होता है। और एक बहुत अफसोसनाक घटना है कि 40,000 साल की जो मानव सभ्यता है, इसमें 40,000 युवा आपको नहीं मिलेंगे पूरे इतिहास में। 40,000 जिन्होंने परिवर्तन लाया होगा, जिन्होंने क्रांतियां खड़ी की होंगी, जिन्होंने विद्रोह किया होगा। युवा वो कतई नहीं होगा जो किसी लकीर पे चल रहा होगा, जो पुरातन पंथी होगा, जो पुरानी डफली बजा रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिकल सीखने वाला युवा नहीं है, वो भी होगा। लेकिन अगर वो क्लासिकल सिर्फ इसलिए सीख रहा है क्योंकि ऐसा करके उसकी परंपरा को सिंचन में सिंचाई हो रही है, उसकी परंपरा की, या उसके परिवार वालों का पोषण होने वाला है, या उसके परिवार वालों का अहंकार तुष्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो युवा नहीं। युवा उद्यमी होना चाहिए, युवा के अंदर आविष्कार करने की क्षमता होनी चाहिए, युवा के अंदर खोज करने की क्षमता होनी चाहिए, युवा के अंदर बोलने की ताकत होनी चाहिए, युवा के अंदर सवाल पूछने की ताकत होनी चाहिए और किसी से भी पूछने की ताकत होनी चाहिए। ये आप समझ के चलो, हमारे सवाल तो होते हैं, हम सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रायः हम कहाँ सवाल पूछते हैं और किन से सवाल पूछते हैं? आप जिस महान व्यक्तित्व के सामने खड़े हैं, उस महान व्यक्तित्व की क्षमता को आप देखिए। जब वो सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा होता है और विषय उसको मिलता है कि कौन सा धर्म भविष्य का धर्म होगा, कौन सा रिलीजन भविष्य का रिलीजन होगा, और विवेकानंद जी वहां पर वेदांती के रूप में प्रस्तुत होते हैं और वो अपने भाषण की शुरुआत में कहते हैं कि संसार का कोई भी संप्रदाय भविष्य का संप्रदाय हो सकता है। 100 साल पहले, 1900 की बात है, 111 साल की सैन फ्रांसिस्को में कहते हैं कोई भी संप्रदाय भविष्य का संप्रदाय हो सकता है वेदांत के अलावा।
वेदांत नहीं हो सकता। इस्लाम हो सकता है, क्रिश्चियनिटी हो सकती है, बुद्धिज्म हो सकता है, जो उन्होंने जिक्र किया। मैं अपनी बात कहने की अपेक्षा मेरी रुचि होगी कि मैं विवेकानंद के विषय में और विवेकानंद के ही दर्शन को मैं आपके बीच में रखूं, क्योंकि विवेकानंद जो थे वो गुणवान जितने थे वो अलग बात है, लेकिन आप इन्हें गुणवान के रूप में इनके गुणों को आप बहुत कम जानते हैं, पर ये जिस गुण के ग्राहक थे उसे आप बहुत जानते हैं। विवेकानंद अमेरिका या पश्चिम पहुंचे थे भारत के उस महान गुण को लेकर के जिसका प्रोफेसर साहब चर्चा कर रहे थे, वेदांत। वेदांत एक दर्शन है और वेदांत ही एक दर्शन, ये भी मैं कहती हूँ। एक शब्द मैंने बोला वेदांत एक दर्शन है, दूसरा मैं कहता हूँ वेदांत ही एक दर्शन है। उससे शाखाएं बहुत सी निकल गई, पूरी दुनिया में फैल गई, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देने लगी, बहुत से टुकड़े हो गए हैं। लेकिन जब तुम केंद्र की बात करोगे, जब तुम एक गुलाब का बीज देखते हो तो काला खूबसूरत बड़ा कड़वा सा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें सौंदर्य नहीं है, सुवास नहीं है, खुशबू नहीं है, रंग नहीं है। ऐसे ही वेदांत बड़ा रूखा सूखा अटपटा सा है दर्शन अपने आप में, लेकिन उसमें जो रंग है, उसके जो फूल है, अगर वेदांत नहीं होता तो फिर ईसा मसीह जैसा खूबसूरत फूल तुमको शायद पश्चिम में खिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होता, सूफिज्म आपको नहीं दिखाई देगा। पूरी दुनिया के अंदर ये जो आपको दर्शन की प्यार दिखाई देती है, उसके केंद्र में वेदांत पड़ा हुआ है। जहां जहां से वेदांत की लहर उठ करके गई, वहां वहां पे दर्शन जन्मा, वरना कहीं भी दर्शन जन्म ही नहीं करता। दर्शन जैसा शब्द संस्कृत के अतिरिक्त, भारतीय चिंतन के अतिरिक्त दर्शन शब्द कहीं है ही नहीं। फिलॉसफी है, फिलॉसफी और दर्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिलॉसफी नॉलेज के प्रति आपके अफेक्शन को कहते हैं, पर दर्शन नॉलेज से आपका अफेक्शन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। दर्शन किसी चीज को देखना है, किसी चीज की साक्षात अनुभूति करना है। मैं तुम्हें चंद्रमा के विषय में घंटों बताता रहूं कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर होता है, मैं तुम्हें सदियों बताता रहूं, सालों बताता रहूं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध करके, क्या तुम कभी भी उस अनुभव तक पहुंच सकोगे जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में होती है? नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका होगा, तुम्हारी आंखों से पट्टी हटाई जाए, तुम्हें शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे ले जाकर के खड़ा कर दिया। भारतीय चिंतन जो है, भारतीय दर्शन जो है, सनातन दर्शन जो है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो तुमसे तुम्हारे होने की उम्मीद करता है। तुम खुद अपनी खुदी को पा सको, उस पर उसका पूरा इंटरेस्ट है, इसलिए ये सेल्यूर है। एक ऐसा संप्रदाय है जो भविष्य का संप्रदाय नहीं बन सकता, ऐसा सैन फ्रांसिस्को में विवेकानंद कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, राइट? मैं स्पीच कोट कर रहा हूँ, स्पीच की कौन सा रिलीजन भविष्य का रिलीजन होगा, ठीक है? ये सैन फ्रांसिस्को, राइट? शिकागो में उन्होंने शून्य पर लेक्चर दिया था, वेदांत पर लेक्चर दिया, ठीक है? तो वो कहते हैं नहीं, क्यों नहीं होगा? मैंने आपसे कहा क्षमता होनी चाहिए, तुमने मेरे प्रश्न सारे याद रखना, मैं भूल जाऊंगा तुम मुझे याद दिलाओगे, ठीक है? सवाल उठाने की क्षमता। तो सैन फ्रांसिस्को बोल रहे हैं, वो फिर कहते हैं क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि संप्रदायों को खड़े होने के लिए जिन संकीर्णताओं की जरूरत होती है, जिस अंधविश्वास की जरूरत होती है, जिस रूढ़िवादिता की जरूरत होती है, खुशकिस्मती से वो हमारे पास नहीं है। ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी के भीतर बोल रहे हैं, वो वहां बोल रहे हैं, मैं यहां कहता हूं, वो वहां बोल रहे हैं जहां पर ईसाइयों का बाहुल्य, एक तरह से कहो भारत उस वक्त ईसाइयों का गुलाम था, पश्चिमी ईसाइयत का प्रभाव था। पूरी दुनिया के अंदर जो उस वक्त मुख्य रिलीजन थे 1900 के आसपास, वो ईसाइयत और बुद्धिज्म, दो रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण था। इस्लाम के जो था, इस्लाम के उस तरीके से अभी उतना प्रचारित नहीं हुआ था जितना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अचानक से प्रचारित हो गया है, क्योंकि ये पश्चिम का मीडिया होता है, वो किसी को भी अच्छा बनाता है, किसी को भी बुरा बनाता है। तो उन्होंने एक सवाल उठाया, अमेरिका में खड़े होकर सवाल उठाया कि क्या तुम अमेरिकन जो अभी स्वतंत्र हो, तुम पर अभी किसी भी रिलीजन का ठप्पा नहीं लगा, क्या तुम वेदांत स्वीकार करने के लिए तैयार हो?
विवेकानंद को उम्मीद थी अमेरिकन से, और ये भी समझ के करना कि संत भी बहुत बार उम्मीद गलत लोगों से लगा बैठे। तो विवेकानंद को उस जमाने के नए नए अमेरिका से उम्मीद थी, क्योंकि वो युवा था, उतना ही युवा जितना कि आज भारत हुआ है। तो उनको उम्मीद थी कि शायद अमेरिकन सचमुच मानवता के सत्य को समझे, उस सत्य को समझेंगे जो अभी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि रिलेशन, रिश्ते को समझे, संबंध। मैं थोड़ा सा एक शब्द से बढ़ा दूंगा कि संबंध से बेहतर होगा कि तुम संबंधित होने को समझो, कनेक्शन को समझो, क्योंकि रिलेशन में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी चली जाती है, शब्द की बस बात है और कोई बात नहीं। हम लोग रिश्ता जो है वो बहुत पक्षपाती होकर के समझते हैं। मेरा इससे रिश्ता है तो उसका मानना होगा कि जिससे उसका रिश्ता नहीं, उससे मेरा रिश्ता नहीं है, तो ऐसे नहीं समझो। हम उसे संबंधित होने से समझते हैं, कनेक्शन से समझते हैं। वेदांत कनेक्शन का दर्शन है, ठीक है। तुम बिना चाहे उस टेबल से संबंधित हो, वो टेबल बिना चाहे जमीन से संबंधित है, वो जमीन नीचे वाली जमीन से संबंधित है, बाकी जो धरती है वो सूर्य से संबंधित है। जिसे बात करना है वो प्लीज इस कमरे से बाहर चले जाए। मुझे बोलते बोलते डिस्टर्बेंस होते, दिखाई मुझे सब पढ़ रहे हो, चाहे कितने भी चुप करके आप आते हो, ठीक है। प्रश्न पूछना है तो मेरे बोलने के बाद आप पूछे, ठीक। तो क्योंकि हम सब बहुत थोड़े समय के लिए दुनिया में होते रहिए, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होते। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा कि विवेकानंद जो है अमेरिका में अमेरिकन के बीच में सवाल उठाते हैं, ईसाइयों के बीच में सवाल उठाते हैं, इस्लाम के जो मानने वाले उनके बीच में सवाल उठाते हैं, बुद्धिस्टों के बीच में सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा रिलीजन भविष्य का रिलीजन हो सकता है। ये मैं थोड़ी सी शायद बुरी लगने वाली बात कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कह दिया हूँ, मैंने कह दिया है कि ये मैं वो सिर्फ स्पीच कोट कर रहा हूँ जो सैन फ्रांसिस्को में विवेकानंद की अपनी स्पीच है। वो कहते हैं कि इनमें से कोई रिलीजन भविष्य का रिलीजन हो सकता है, क्योंकि सारे रिलीजन में एक अच्छी बात है ये कि ये मनुष्य को संतुलित कर सकते हैं एक विचार पर, एक किताब पर, और किसी एक हीरो के आसपास, एक नायक के आसपास, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द। एक संप्रदाय तभी खड़ा होता है जब उसके पास कोई एक मैनिफेस्टो